सो बेटा हम न्यू चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, दैट इज स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स एंड न्यूक्लियाई। यस, तो स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स एंड न्यूक्लियाई। यस, तो यहां सबसे पहले हमें बात करनी है बोर्स एटॉमिक मॉडल की। किसकी बाबू रे? बोर इज द नेम ऑफ द साइंटिस्ट, बोर्स एटॉमिक मॉडल। इसमें बोर साहब ने 3 पोस्टुलेट बताए हैं। कितने पोस्टुलेट बताए बेटा? 3 पोस्टुलेट बताए हैं। तो बोर्स फर्स्ट पोस्टुलेट, बोर्स फर्स्ट पोस्टुलेट, पोस्टुलेट यानी पॉइंट, इंपॉर्टेंट पॉइंट जो उन्होंने अपने थ्योरी में बताया। फिर बोर्स सेकंड पोस्टुलेट, और फिर बोर्स थर्ड पोस्टुलेट। तो ये 3 पोस्टुलेट है बेटा जो बोर साहब ने बताए। फर्स्ट पोस्टुलेट, बोर सेकंड पोस्टुलेट और बोर्स थर्ड पोस्टुलेट। 3 पोस्टुलेट है। पहले पोस्टुलेट में वो क्या बताते ये बरोबर ध्यान दो। उन्होंने स्टडी के लिए हाइड्रोजन एटम लिया हुआ है, जबकि किसी भी एटम एलिमेंट के लिए उनकी थ्योरी लागू होती है। तो हाइड्रोजन एटम में क्या होता है बेटा? ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में एक प्रोटॉन होता है, न्यूट्रॉन नहीं होता है। स्टैंडर्ड हाइड्रोजन एटम में प्रोटॉन के ऊपर का चार्ज प्लस ही, क्या रे बाबू? और ऑर्बिट में कौन घूमता है? इलेक्ट्रॉन। कौन घूमता है? तो ये इलेक्ट्रॉन के ऊपर का चार्ज माइनस ही, इलेक्ट्रॉन का मास m, इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी v, और ये रेडियस बेटा, उस सर्कुलर ऑर्बिट का रेडियस। तो हाइड्रोजन एटम में, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन एटम में न्यूक्लियस में एक प्रोटॉन होता है और ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन घूमता है। तो ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन गोल घूम रहा है, तो इसको गोल घूमने के लिए चाहिए सेंट्रीपेटल फोर्स। क्या चाहिए? सेंट्रीपेटल फोर्स। किसी भी बॉडी को गोल सर्कुलर ऑर्बिट में घूमने के लिए कौन सा फोर्स चाहिए? सेंट्रीपेटल फोर्स चाहिए। और ये सेंट्रीपेटल फोर्स प्रोवाइड करता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस एंड निगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन। तो सेंट्रीपेटल फोर्स कितना होता है? ये होता है mv²/r, जहाँ m यानी उस इलेक्ट्रॉन का मास, v यानी उस इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी और r यानी रेडियस, तो mv²/r। और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होता है वो क्या रहता है? 1/4πε0 e²/r², जहाँ e यानी उस इलेक्ट्रॉन के ऊपर का चार्ज, r यानी रेडियस, और ε0 जो है इसको बोला जाता है एब्सोल्यूट परमिटिविटी। क्या बोला जाता है? ε0 इसको बोला जाता है एब्सोल्यूट परमिटिविटी, यानी ही परमिटिविटी ऑफ एयर और वैक्यूम और फ्री स्पेस, मतलब एयर की या वैक्यूम की या फ्री स्पेस की परमिटिविटी। यस, तो ये बेटा पहला पोस्टुलेट और ये पहला फॉर्मूला बेटा। उसके बाद सेकंड पोस्टुलेट जो है, फिगर यही आती है, यही फिगर। अब ये इलेक्ट्रॉन गोल घूम रहा है बेटा, इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है?
गोल घूम रहा है, तो यही फिगर यहाँ पे, यही फिगर यहाँ पे, वही न्यूक्लियस, वही प्रोटॉन, वही उसके ऊपर का चार्ज प्लस ये इलेक्ट्रॉन गोल घूम रहा है ऑर्बिट में, उसका वही मास या वही उसकी लीनियर वेलोसिटी, ये रेडियस आर। और एक बात ख्याल में रखना बेटा, ये जो रेडियस और वेलोसिटी एक दूसरे को क्या रहते हैं, परपेंडिकुलर रहते हैं, और वेलोसिटी इस सर्कल को क्या रहती है, टेंजेंट रहती है। क्या रहती है, टेंजेंट। तो मैं आपको समझा के बता दूं, जैसे ये देखो, ये न्यूक्लियस है, क्या है बाबू, ये न्यूक्लियस, और ये इलेक्ट्रॉन गोल क्या हो रहा है, सर्कुलर ऑर्बिट में घूम रहा है, तो ये क्या हो गया, रेडियस, क्या हो गया ये, और ये क्या है, वेलोसिटी। क्या है ये, वेलोसिटी। तो देखो रेडियस को परपेंडिकुलर है वेलोसिटी, यस, और इस सर्कल को क्या है, ये टेंजेंट। अब मैं सामने की जो बात बताने जा रहा हूं, तो अभी से ध्यान दो इसको। ये बेटा एक्सिस, कौन सा एक्सिस, सेंट्रल एक्सिस, जो कहाँ से पास हो रहा है, सेंटर से, न्यूक्लियस के सेंटर से। क्लियर क्या। तो इस दिशा में, इस डायरेक्शन में होता है एंगुलर मोमेंटम उस इलेक्ट्रॉन का। क्या होता है, एंगुलर मोमेंटम होता है इस दिशा में, ये एंगुलर मोमेंटम इलेक्ट्रॉन का। तो ये मैं यहाँ पे आपको बताऊँ, ये जैसे सेंटर है, तो सेंट्रल एक्सिस, ये बाबू रे क्या है, ये सेंट्रल एक्सिस ऑफ रोटेशन, सेंट्रल एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो इस दिशा में बेटा होता है यल, यल यानी एंगुलर मोमेंटम, यल यानी एंगुलर मोमेंटम, और पी यानी लीनियर मोमेंटम, पी यानी ये वी के दिशा में होता है। तो ऑलवेज ख्याल में रखो, यल एंगुलर मोमेंटम यानी पी लीनियर मोमेंटम इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस आर, या परपेंडिकुलर डिस्टेंस यानी रेडियस। पी को जो परपेंडिकुलर है वो कौन है, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस यानी रेडियस। तो ये लीनियर मोमेंटम यानी क्या होता है, मास इंटू वेलोसिटी। पी यानी लीनियर मोमेंटम उस इलेक्ट्रॉन का, तो ये पी यानी यम इंटू वी, यम यानी उस इलेक्ट्रॉन का मास, और वी यानी उस इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी, और ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस आर वैसे ही। तो ये कौन है, ये एंगुलर मोमेंटम है, यस सर। और सेकंड लॉ जो है, सेकंड पोस्टुलेट जो है वो क्या है, ये समझ लो अभी। तो एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी ही वो यल, हाँ, इज इक्वल टू होता है इंटेग्रल मल्टीपल ऑफ h अपॉन 2π, जहाँ h क्या है, प्लैंक्स कांस्टेंट, h क्या है, प्लैंक्स कांस्टेंट, h ये प्लैंक्स कांस्टेंट है। और ये इंटेग्रल मल्टीपल जो है, यहाँ मैं मेंशन कर लेता हूँ लगेज, तो यहाँ साइड वर्क में ये देखो साइड वर्क, तो h जो है ये प्लैंक्स कांस्टेंट है, यस। और ये जो इंटेग्रल मल्टीपल है, सुनो, ये इंटेग्रल मल्टीपल, इसी को बोला जाता है ऑर्बिट नंबर। क्या बोला जाता है, ऑर्बिट नंबर, या दूसरा नाम है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। क्या रे बाबू, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, या तीसरा नाम है इंटीजर नंबर। क्या है, इंटीजर नंबर, हाँ। और वो हम डिनोट करते हैं एन से, क्योंकि ऑर्बिट नंबर ये एन से डिनोट करते हैं। जैसे ये ऑर्बिट है, तो अगर मैंने यहाँ लिखो एन इक्वल टू 1, कि भाई पहला ऑर्बिट, हाँ क्लियर बाबू। तो एन ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर या ऑर्बिट नंबर या इंटीजर नंबर यानी इंटीग्रल मल्टीपल।
तो देखो ये जो एंगुलर मोमेंटम यल है, यल की वैल्यू मैं पहले ही आपको बता चुका हूँ, क्या है फिर यल की वैल्यू लिख लेता हूँ एक स्टेप, यल वैसे ही इक्वल टू वैसे ही ये इंटीग्रल मल्टीपल यानी ही ऑर्बिट नंबर यानी यन ऑफ यानी मल्टीप्लिकेशन ये h बाय 2 पाई। तो यल इक्वल टू यन इंटू एच बाई 2 पाई, यल यानी इसकी वैल्यू होती है यम वी आर और ये यन इन 2 पाई। तो प्रश्न आता है कि भाई ये जो सेकंड पोस्टुलेट है बोर साहब का, ये हमें क्या बताता है, ये पोस्टुलेट के द्वारा हमें क्या बता रहा है, ये सेकंड पोस्टुलेट हमें क्या बता रहा है। तो सुनो, ये जो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के राउंड में घूमते हैं, चाहे हाइड्रोजन एटम के केस में एक इलेक्ट्रॉन हो या दूसरे एटम्स और एलिमेंट्स के रूप में ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स हो, ये न्यूक्लियस के राउंड में घूमते, हाँ, लेकिन कहीं भी रैंडमली नहीं घूमते, वो स्पेसिफाइड ऑर्बिट में ही घूमते हैं। जैसे कि ये पहले ऑर्बिट में, इसके बाद दूसरे ऑर्बिट में कुछ इलेक्ट्रॉन्स तीसरे ऑर्बिट में, कुछ इलेक्ट्रॉन्स चौथे ऑर्बिट में। तो स्पेसिफाइड ऑर्बिट्स में ही घूमते हैं और उनको ये कंडीशन फुलफिल करनी होती है कि उस इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम इक्वल टू होना चाहिए यन इंटू एच अपॉन 2 पाई, जहाँ यन यानी वो ऑर्बिट नंबर और एच यानी प्लैंक्स कांस्टेंट। तो ये कंडीशन फुलफिल करनी होती है, हाँ, तभी वो इलेक्ट्रॉन बरोबर उस स्पेसिफाइड ऑर्बिट में घूमता है। तो सेकंड लॉ के द्वारा, सेकंड पोस्टुलेट के द्वारा बोर साहब हमें ये बताते हैं कि न्यूक्लियस के राउंड में घूमने वाले इलेक्ट्रॉन्स एक रहे या दो रहे या 5 रहे या 10 रहे, कितने भी रहे, वो इलेक्ट्रॉन स्पेसिफाइड ऑर्बिट में ही घूमते हैं, कहीं भी रैंडमली नहीं घूमते, और हर इलेक्ट्रॉन इस कंडीशन को फुलफिल करता है। जैसे आपको मेडिकल या इंजीनियरिंग में एडमिशन लेनी है तो पहले आपको कंडीशन फुलफिल करनी है, कौन सी, उस इंजीनियरिंग की एग्जाम जो है JEE मेंस, वो पहले आपको क्रैक करनी है, तो फिर आपका वहाँ इंजीनियरिंग के अच्छे कॉलेज में नंबर लगेगा। या अगर मेडिकल की जो आपकी प्रिपरेशन है तो उसके लिए आपको नीट की जो एग्ज़ाम है वो आपको क्रैक करनी है, तो फिर आपको अच्छा मेडिकल का कॉलेज मिलेगा। क्लियर क्या आया समझ में? यस। तो यहाँ भी ये इलेक्ट्रॉन्स को गोल सर्कुलर ऑर्बिट में घूमने के लिए ये कंडीशन फुलफिल करनी होती है, और वो कंडीशन क्या है फिर से बताओ, कि उस इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम इक्वल टू यन इंटू एच अपॉन 2 पाई, यन यानी वो ऑर्बिट नंबर जिसमें वो इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, और एच यानी प्लैंक्स कांस्टेंट। उसके बाद ये जो थर्ड पोस्टुलेट है यहाँ बताता हूँ। थर्ड पोस्टुलेट में क्या होता है, यही फिगर ड्रॉ कर रहा हूँ कि वही न्यूक्लियस, वही एक प्रोटॉन, उसके ऊपर का चार्ज प्लस ये इलेक्ट्रॉन निगेटिव चार्ज, ये ऑर्बिट में घूम रहा है, इसका मास है यम, इसकी वेलोसिटी v, लीनियर वेलोसिटी v, ये रेडियस r, रेडियस वेलोसिटी को परपेंडिकुलर, ये पहला ऑर्बिट n इक्वल टू 1। क्लियर? अभी थर्ड पोस्टुलेट में क्या बताते हैं बोर साहब कि भाई ये जो इलेक्ट्रॉन है ये गोल घूम रहा है ऑर्बिट में, अगर इसको बाहर से एनर्जी मिल गई लाइट की, लाइट के पास एनर्जी कितनी होती है, E इक्वल टू एच न्यू, लाइट यानी फोटॉन्स, तो ये E इक्वल टू एच न्यू, V यानी क्या है, लाइट की एनर्जी यानी उस एक फोटोन की एनर्जी, E यानी एनर्जी ऑफ फोटोन, H यानी तो अभी बताया प्लैंक्स कांस्टेंट, इसकी वैल्यू भी मैंने बताई आपको कई बार, 6.67 10⁻⁻34 जूल सेकंड, ये उसकी कांस्टेंट वैल्यू होती है, मतलब H कांस्टेंट होता है, और न्यू यानी उस फोटोन की यानी लाइट की फ्रीक्वेंसी। तो अगर ये लाइट की एनर्जी इस इलेक्ट्रॉन को मिली, मतलब वो फोटोन की एनर्जी उस इलेक्ट्रॉन को मिली, कैसी मिलेगी सर,
तो वो जो फोटोन है लाइट का, उसको ये इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब ही कर लेता है। एक इलेक्ट्रॉन एक ही फोटोन को क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है। तो जाहिर सी बात है बाबा कि उसके पास, उस इलेक्ट्रॉन के पास कितनी एक्स्ट्रा की एनर्जी आएगी, एचनीव इतनी एनर्जी आएगी एक्स्ट्रा की। ये एक्स्ट्रा की एनर्जी लेने के कारण वो क्या होता है, अपने इस नॉर्मल स्टेट यानी ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में चला जाता है। कहाँ चला जाता है रे बाबू, एक्साइटेड स्टेट में, मतलब आउटर ऑर्बिट में। मतलब अभी n इक्वल टू 1 में था, तो वो मान लो यहाँ आ गया, कहाँ, n इक्वल टू 2 में, या इसके सामने n इक्वल टू 3 में भी जा सकता है, n इक्वल टू 4 में भी जा सकता है। अभी सिंप्लिसिटी के लिए वो पहले ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में गया। तो ये देखो, ये इलेक्ट्रॉन ये जंप करके पहले ऑर्बिट से ये दूसरे ऑर्बिट में आया। ये इलेक्ट्रॉन आया दूसरे ऑर्बिट में, आया कि नहीं? क्यों आया? मतलब नॉर्मल स्टेट से कौन से स्टेट में चला आया, एक्साइटेड स्टेट में। जाहिर सी बात है ना भाई, उसको क्या मिली, एनर्जी मिली, तो एक्साइटेड है कि नहीं? जैसे आपको 1 करोड़ या 2 करोड़ की लॉटरी लग गई, तो आप क्या आ जाएंगे, एक्साइटेड स्टेट में आ जाएंगे, है कि नहीं? और अब भाई मैं क्या खरीदूँ क्या नहीं, कौन सी गाड़ी लूँ, 4 व्हीलर लूँ, हाँ, या कौन सी दूसरी गाड़ी लूँ, है कि नहीं, या दोस्तों को पार्टी दूँ, क्या करूँ, तो आप एक्साइटेड हो जाएंगे क्योंकि इतनी बड़ी लॉटरी की टिकट आपको लग गई है। बिल्कुल। तो यस, तो ये एनर्जी उसको मिली, तो वो अपने इस नॉर्मल स्टेट से यानी ग्राउंड स्टेट से, ये जहां वो घूम रहा है अपने पहले जहां ऑर्बिट में घूम रहा है, वो कौन सी स्टेट रे बाबू, नॉर्मल स्टेट या ग्राउंड स्टेट। कौन सी स्टेट बोलते हैं उसको, नॉर्मल स्टेट या फिर ग्राउंड स्टेट, एक ही बात है। और यहां से वो कहाँ चला जाता है बताओ, एक्साइटेड स्टेट में चला जाता है। जैसे उदाहरण के तौर पे बताया, पहले ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में उसने जंप किया, लेकिन वहां वो बिल्कुल फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए ही रहता है। कितने समय के लिए रहता है, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए। और उतने समय में वो यहाँ बहुत सारे नंबर ऑफ रिवोल्यूशंस कंप्लीट करता है विद इन दैट फ्रैक्शन ऑफ सेकंड। और वो करके वापस वो अपने कहाँ आता है, ग्राउंड स्टेट में। कहाँ आता है, ग्राउंड स्टेट में आता है। लेकिन ग्राउंड स्टेट में आते वक्त वो एक इंपॉर्टेंट काम कर जाता है कि उसने ली हुई फोटोन की एनर्जी कितनी ली थी रे बाबू, इक्वल टू एच न्यू, वो वेव के रूप में एमिट कर देता है। क्या करता है ये देखो, हा? ये एक वेव दूसरी वेव, वेव के रूप में वो एनर्जी ली हुई इक्वल टू एच न्यू वो रिटर्न कर देता है और वापस अपने ग्राउंड स्टेट पे आ जाता है। हाँ, आपको लॉटरी की टिकट लगी तो आप किसी को वापस नहीं करेंगे, वो लॉटरी की कंपनी को जाके वापस करेंगे क्या वो पैसे, 1 करोड़ 2 करोड़ नहीं, बोलेंगे अरे भाव ये तो मेरे पैसे, अरे बाबा मैंने वापस करूँगा। हाँ, लेकिन यहाँ ये इलेक्ट्रॉन उस एक्साइटेड स्टेट से, मतलब आउटर ऑर्बिट से इनर ऑर्बिट में वापस चला आता है और उसने ली हुई फोटोन की एनर्जी वो वापस दे देता है। अब ये बेटा फोटोन यानी लाइट है, तो लाइट जो है वो तो लाइट दिखता है, क्या होता है, लाइट दिखता है। तो लाइट का यहाँ बेटा स्पेक्ट्रम नजर आता है। क्या नजर आता है, स्पेक्ट्रम नजर आता है। और इस माध्यम से ये बोर्स थर्ड पोस्टुलेट के माध्यम से बोर साहब ये बताते हैं कि इलेक्ट्रॉन तभी एनर्जी रेडिएट करता है। ये क्या की रे बाबू, उसने एनर्जी रेडिएट की दी ना रे, वो एनर्जी रेडिएट करता है। इलेक्ट्रॉन तभी एनर्जी रेडिएट करता है जब वो आउटर ऑर्बिट से इनर ऑर्बिट में जंप करता है। अदरवाइज दूसरे किसी भी केस में वो एनर्जी रेडिएट नहीं करता। ये दूसरे केस में, इस केस में देखो बरा बोर्स सेकंड पोस्टुलेट में ये इलेक्ट्रॉन गोल घूम रहा है अपने ऑर्बिट में नॉर्मल स्टेट में, क्या ये एनर्जी रेडिएट करता है, नहीं। तो इलेक्ट्रॉन एनर्जी कब रेडिएट करता है, जब वो आउटर ऑर्बिट से
इनर ऑर्बिट में आता है, मतलब एक्साइटेड स्टेट से नॉर्मल स्टेट में आता है, तभी वो एनर्जी एमिट करता है। आपको ऑलरेडी केमिस्ट्री की भाषा में मालूम है कि आउटर ऑर्बिट की एनर्जी ज़्यादा होती है, तो ई आई यानी एनर्जी ऑफ ये आइथ आउटर ऑर्बिट। क्या रे बाबू, ई आई बोलो बोलो बोलो, एनर्जी ऑफ आइथ आउटर ऑर्बिट। यस सर, ये जो आउटर ऑर्बिट एनर्जी ई आई, और ये ई एफ बेटा यहाँ की एनर्जी, ये ई एफ। तो ई एफ यानी क्या, तो एनर्जी ऑफ एफ इनर ऑर्बिट, हाँ ना, इनर ऑर्बिट ना, क्योंकि वहाँ से बाहर से आउटर से इनर आया, तो ये ई एफ यानी एनर्जी इस एफ द इनर ऑर्बिट की। हाँ, तो जाहिर सी बात है ई आई बड़ा रहेगा, ई एफ छोटा रहेगा, क्योंकि आउटर ऑर्बिट की एनर्जी हमेशा ज़्यादा होती है किससे, इनर ऑर्बिट से। तो थर्ड पोस्टुलेट में क्या बताते हैं बोर साहब, तो बताते हैं कि ई आई माइनस ई एफ इज इक्वल टू, ये जो उसने एनर्जी एमिट की वो ई, दैट इज यानी ही ये ई आई माइनस ई एफ इक्वल टू एच न्यू। हाँ, ई की वैल्यू एच न्यू। ये तो इस थर्ड पोस्टुलेट के द्वारा बोर साहब ये बताते हैं कि कोई भी इलेक्ट्रॉन सिर्फ और सिर्फ तभी एनर्जी रेडिएट करेगा जब वो आउटर ऑर्बिट से इनर ऑर्बिट में जंप करता है, तभी वो एनर्जी रेडिएट करता है। बाकी किसी भी केस में इलेक्ट्रॉन एनर्जी रेडिएट नहीं करता। तो ये बहुत ही उन्होंने इम्पॉर्टेंट 3 पोस्टुलेट यानी 3 इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स अपने इस बोर्स एटॉमिक मॉडल में बताए। क्लियर क्या रे बाबू, बोलो बोलो, यस यस यस।